सूरज, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, ये हमारे सिस्टम का ऊर्जा केंद्र है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। इसकी रोशनी से ही जीवन संभव हो पाता है। यदि सूरज नहीं होता तो हम नहीं होते और ना ही ये जीवन होता। सूरज से निकलने वाला प्रकाश इस ब्रह्मांड को बनाने वाली बुनियादी जरूरतों में से एक है। बिना रोशनी के हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का पिता है। ये हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। स्पेक्ट्रल क्लास के अनुसार हमारा सूरज जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। इसका जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में मैटर के ग्रेविटेशन कॉलिप्स के कारण हुआ था। शुरुआत में ये एक बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड था, जिससे इसका अधिकतर मैटर इसके केंद्र में जमा हो गया और बाकी के हिस्से ने इससे बाहर निकलकर प्लैनेट्स का निर्माण किया। इसके केंद्र में सघन रूप में मैटर की उपस्थिति के कारण इसके केंद्र में इस ब्रह्मांड की सबसे भयानक प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन का जन्म हुआ। इसके केंद्र में जहां से प्रकाश पैदा होता है, वहां प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए एक छोटा सा कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं। ये ऊर्जा का एक पैकेट होता है। इसके केंद्र से रोशनी को इसकी सतह से होते हुए हमारी आंखों तक आने में लगभग 10 लाख साल का समय लगता है। यानी कि आज रोशनी का जो रूप हम तक पहुंच रहा है, उसका निर्माण आज से 10 लाख साल पहले हुआ था। हम तक पहुंचने वाली रोशनी मानव सभ्यता के विकास से भी काफी पुरानी है। हमारा सूरज इस ब्रह्मांड में फैली अरबों गैलेक्सी और उनमें फैले अरबों तारों में से एक तारा है। ये हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के एक कोने में उपस्थित है। ये जबरदस्त रोशनी देने वाली एक बॉल है, जिसकी रोशनी को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है। ये बहुत ही बड़ा और गर्म गेंद के समान है, जिसमें हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम फूटते रहते हैं। इसमें पैदा होने वाली ऊर्जा का कारण इसमें होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसकी रोशनी सौर मंडल के हर तत्व में पाई जाती है। अगर हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें काम आने वाली अधिकतर ऊर्जा हमें सूरज से ही मिलती है। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर में भी मौजूद है, क्योंकि हम मनुष्य भी प्रकाश पैदा करते हैं, जिसे हम हीट कहते हैं। इस तरह से प्रकाश हर चीज में उपस्थित है। सूरज से आने वाली रोशनी भले ही 10 लाख साल पहले की हो, लेकिन उस रोशनी को सूरज की सतह से हमारी आंखों तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ये रोशनी का आखिरी और अंत का सफर है। सूरज की सतह से आने वाली रोशनी इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस हिसाब से पृथ्वी से सूरज की दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। सूरज की इस रोशनी का सफर शुरू होता है इसके केंद्र से, जिसे हम कोर कहते हैं। अगर हम सूरज को खोलना शुरू करें तो हमें इसमें लाखों लाखों किलोमीटर गहरी और सघन हाइड्रोजन गैस की परतें मिलेंगी और इसके केंद्र में मिलेगा अनंत ऊर्जा से भरा प्रकाश का भंडार। जहां इसकी कोर में होती है प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली प्रचंड और विनाशकारी प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन की, जहां एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु को बनाते हैं और इस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। कहने को तो ये इतनी साधारण सी प्रक्रिया लगती है कि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाना है और इससे ऊर्जा और प्रकाश पैदा हो जाएगा। लेकिन जितनी आसान ये प्रक्रिया कहने में लगती है, दरअसल ये वैसी नहीं है, बल्कि ये काफी जटिल प्रक्रिया है। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन ही होता है। दोनों ही प्रोटॉन का मान और चार्ज बराबर होता है। दोनों ही प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले होते हैं और आपस में एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। दोनों प्रोटॉनों को पास पास लाने और आपस में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और इसमें पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर भरा हुआ है। ये काफी ज्यादा है और यही मैटर इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी उत्पन्न करता है। इसी ग्रेविटी की वजह से सूरज की कोर में बहुत ज्यादा दबाव पैदा होता है। यहाँ प्रोटॉन लगातार दौड़ते रहते हैं और ये दौड़ते प्रोटॉन बाहरी दबाव और ऊर्जा के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं और टकराते हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कई प्रोटॉन आपस में जुड़ जाते हैं और हीलियम का परमाणु बना लेते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस टक्कर से एक बड़ा धमाका होता है और इससे एक फोटोन बनता है, जिसे प्रकाश कहते हैं। ये फोटोन सूर्य की कोर से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और जीवन को जन्म देता है।
लेकिन कोर में धमाके से बना ये फोटोन यानी कि प्रकाश हमारे तक पहुंचने वाले फोटोन से काफी अलग होता है। ये फोटोन बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा और जानलेवा होता है। सूरज की कोर में बनने वाले ये फोटोन सूरज की सतह से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेते हैं, लेकिन तब तक ये रोशनी काफी पुरानी हो चुकी होती है। सूरज पर टक्कर से बनने वाले फोटोन का आकार किसी भी एटम से छोटा होता है और ये बिना मास वाला ऊर्जा का एक पैकेट होता है जो किसी भी दूसरी चीज से भी तेजी से सफर कर सकता है। फोटोन में मास के नहीं होने से ये लगातार दौड़ता रहता है। बिना मास की किसी भी चीज को नियंत्रित कर पाना लगभग नामुमकिन होता है और ना ही उसकी गति को रोक पाना संभव हो सकता है। सूरज के कोर में हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। इस टक्कर के कारण प्रोटॉन का मास थोड़ा कम हो जाता है। इस टक्कर के बाद 4 मिलियन टन मैटर हर सेकंड ऊर्जा में बदलता रहता है। इसके कोर में बने ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स को सूरज की सतह तक पहुंचने में लगभग 10 लाख साल का समय लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि फोटोन का निर्माण सिर्फ सूरज की कोर में ही होता है। उन सभी चीजों से फोटोन का निर्माण होता है जो गर्म है। उस ब्रह्मांड में उपस्थित हर उस चीज से फोटोन निकल सकता है जिसका कोई न कोई तापमान हो। इसका अर्थ है कि यदि ब्रह्मांड में उपस्थित जिस चीज का तापमान 0 से थोड़ा भी ज्यादा है तो वो प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट फोटोन का उत्सर्जन करती हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर से भी फोटोन उत्सर्जित होते हैं। हम भी प्रकाश पैदा करते हैं, लेकिन हमारे शरीर से निकलने वाले प्रकाश को हम शरीर की गर्मी कहते हैं। ये प्रकाश हमें विशेष प्रकार के इंफ्रारेड उपकरणों की सहायता से देखने को मिलता है। हमारा शरीर गर्म है और इसका तापमान 0 नहीं है, इसलिए हम फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर गर्म चीज से फोटोन निकलते हैं और प्रकाश पैदा करते हैं। हमारी आंखें प्रकाश के हर रूप को नहीं देख पाती है। ये तो प्रकाश के लाइट स्पेक्ट्रम के कुछ छोटे से हिस्से को ही आसानी से देख पाती है। यही कारण है कि हम हमारे शरीर से निकले इंफ्रारेड प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमें विशेष प्रकार के कैमरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंफ्रारेड प्रकाश का मान हमारी आंखों से दिखाई देने वाले प्रकाश के मान से काफी कम होता है। हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के मान से ज्यादा मान के प्रकाश को नहीं देख पाती है। हमारी आंखों को अल्ट्रावायलेट प्रकाश, एक्सरे और गामा किरणें भी दिखाई नहीं देती, जबकि इनका मान दृश्य प्रकाश से काफी ज्यादा होता है। तो सूरज की कोर में भयंकर गर्मी और जबरदस्त ग्रेविटी के कारण टक्कर से पैदा हुए फोटोन का रूप गामा किरणों के रूप में ही होता है। गामा किरणें प्रकाश के मान से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी चीज को बदल सकती हैं या उसे खत्म भी कर सकती हैं। ये बिल्कुल मार्वल मूवी के हल्क की तरह ही है। इस मूवी में ब्रूस बैनर गामा किरणों के संपर्क में आ जाता है और उसका रूप बदल जाता है। ये इन किरणों के खतरनाक प्रभाव का एक छोटा सा नाटकीय रूपांतरण था। जब गामा किरणें परमाणुओं के साथ मिल जाती है तो ये परमाणुओं को तोड़ देती हैं और उनका रूप बदल जाता है। यदि गामा किरणें परमाणुओं के साथ नहीं मिलती है तो ये उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन हमारे सूरज की रचना प्रकृति ने इस तरह से की है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उत्पन्न गामा फोटोन सीधे हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण बना फोटोन बिना मास का होता है और इस कारण से यह कोर से प्रकाश की गति से रवाना होता है। ये जब कोर से अपनी यात्रा शुरू करता है तब इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस हिसाब से इस फोटोन को कोर से सतह तक आने में सिर्फ 2 सेकंड का समय ही लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये फोटोन 8 मिनट 32 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है और इसकी तीव्रता के कारण पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन प्रकृति ने सूरज की रचना इस तरह से की है कि इस गामा फोटोन को सूरज की कोर तक पहुंचने में 1 लाख से 10 लाख साल तक का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज पर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो फोटोन को रोकने का काम ही नहीं करती, बल्कि उसकी गति और उसकी दिशा भी बदल देती है। सूरज का प्रकाश हर प्रकृति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हम सूरज के प्रकाश को इंद्रधनुष के 7 रंगों में बांट सकते हैं। ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो हमें ये बताता है कि सूरज से हर वेवलेंथ का प्रकाश उत्सर्जित होता है। सूरज हाइड्रोजन के घने और सघन बादलों से बना गैस का एक विशालकाय गोला है। जब सूरज की कोर से कोई फोटोन निकलता है तो वो बाहर सूरज की सतह की ओर जाना चाहता है। यहाँ का तापमान कोर से काफी कम होता है,
लेकिन जैसे ही ये फोटोन प्रकाश की गति से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, वैसे ही इसका सामना कोर के चारों ओर बने घने और सघन हाइड्रोजन के बादलों से होता है। यहाँ पर फोटोन इन गैस के परमाणुओं से टकराता है। सूरज के कोर के चारों ओर हाइड्रोजन गैस से बना रेडिएशन जोन होता है, जो कि बाहरी दबाव के कारण इतना ज्यादा सघन हो जाता है कि इसमें से किसी भी फोटोन का निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब फोटोन का ये सफर 6 लाख किलोमीटर से बढ़कर काफी बड़ा हो जाता है और लगने वाला समय कई लाख साल तक बढ़ जाता है। यहाँ पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस हमारी धरती पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस से काफी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त दबाव और जबरदस्त गर्मी के कारण ये गैसें प्लाज्मा में बदल जाती है। इस समय इन गैसों का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है और यहाँ का तापमान 69,40,500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जैसे किसी भी पदार्थ पर दबाव और तापमान में बढ़ोतरी करके उसकी अवस्था को गैस, द्रव और ठोस में बदला जा सकता है, वैसे ही दबाव और जबरदस्त तापमान के कारण सूरज के रेडिएशन जोन में पाई जाने वाली गैसें अपनी अवस्था बदलकर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा में बदल जाती हैं। किसी भी पदार्थ के एटम में इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा अवस्था में इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और एटम अलग अलग हो जाते हैं। पृथ्वी पर पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे समुद्र में स्थित पानी तरल अवस्था, वायुमंडल में उपस्थित गैसें गैसीय अवस्था और पृथ्वी की सतह उसकी ठोस अवस्था होती है। लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ पर स्टार से लेकर के सुपरनोवा तक में पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ही पाया जाता है। सूरज पर अरबों सालों तक पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का अस्तित्व रहता है और इस कारण से प्रकाश का फोटोन उससे बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के प्लाज्मा में बदलने से उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे उस जोन में प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस का एक बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाता है। यही विशाल क्षेत्र प्रकाश के फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज फंदे का निर्माण करता है, जिसके कारण इसमें से किसी भी प्रकाश के फोटोन का निकल पाना संभव नहीं रह जाता। फोटोन की अपनी अलग ही प्रकृति होती है। अगर फोटोन के आसपास न्यूट्रल चार्ज उपस्थित हो तो प्रकाश सीधे ही निकल जाता है, लेकिन यदि उसके चारों ओर प्लस और माइनस चार्ज बिखरे हों तो वो उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और अपना रास्ता भटक जाता है। ऐसा हमारी पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हर चीज से ज्यादा शांत अवस्था में है। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा नहीं होता कि मैटर अपनी अवस्था बदलकर फोटोन में बदल जाए, और यही कारण है कि हम ज्यादा उथल पुथल से बहुत दूर हैं। अगर आपको पृथ्वी पर ही पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को देखना है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आकाश में चमकने वाली बिजली। आकाश में चमकने वाली बिजली के केंद्र का अगर हम तापमान देखें तो ये लगभग 29,400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस उच्च तापमान के कारण यहाँ पर गैसें प्लाज्मा में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर यह अवस्था सूरज की तरह लगभग स्थायी नहीं होती है। यहाँ पर बनने वाली प्लाज्मा अवस्था कुछ क्षणों के लिए ही अस्तित्व में रह पाती है और इसके बाद अलग अलग हुए गैस के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वापस से एक साथ जुड़ जाते हैं और प्लाज्मा अवस्था खत्म हो जाती है। सूरज के प्लाज्मा चार्ज फंदे में फंसा फोटोन अब प्लाज्मा में उपस्थित एक चार्ज पार्टिकल से टकराता है। टकराते ही ये पार्टिकल फोटोन को अपने कब्जे में ले लेता है और कुछ पल बाद ही इसे वापस छोड़ देता है। इसके बाद निकला फोटोन अब दूसरे पार्टिकल से टकराता है और वह भी इसे अपने कब्जे में ले लेता है और कुछ पलों के बाद इसे फिर से छोड़ देता है। ऐसा क्रम लगातार चलता रहता है और फोटोन अपनी दिशा और समय दोनों ही बदल देता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल किसी फुटबॉल के खेल की तरह होती है, जिसमें खिलाड़ी प्लाज्मा अवस्था के चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वहीं बॉल फोटोन होती है और फुटबॉल का मैदान रेडिएशन जोन होता है। यहाँ उपस्थित फुटबॉल का लक्ष्य गोल पोस्ट तक यानी सूरज की सतह तक जाना होता है। यहाँ तक जाने का सबसे सरल और सीधा रास्ता होता है ऊपर से उछलकर सीधे पोस्ट तक जाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ये बॉल हर बार बिना किसी निश्चित पैटर्न और दिशा के एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक जाती रहती है और इस तरीके से लगातार टकराता फोटोन पार्टिकल हर बार अपनी कुछ ऊर्जा गंवा देता है। इसी एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक जाने की प्रक्रिया और लगातार टकराने की इस प्रक्रिया में
फोटोन 10 लाख साल का समय गुजार देता है और अब अंत में ये इस रेडिएशन जोन से बाहर निकल जाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों टक्करों के बाद ये फोटोन अपनी काफी ऊर्जा गंवा देता है। इससे खतरनाक जानलेवा गामा किरणों से बदलकर साधारण एक्सरे किरणों में बदल जाता है। लेकिन अभी भी सूर्य की सतह तक जाने का इसका सफर काफी खतरों से भरा हुआ है। इस स्तर तक पहुंचे इस फोटोन को अभी सूरज की सबसे रहस्यमयी 2 लाख किलोमीटर मोटी परत को पार करना होगा। ये परत सूरज की सबसे गर्म परत होती है। ये सूरज की सबसे रहस्यमयी परत है क्योंकि इसे अंतरिक्ष में उपस्थित टेलीस्कोप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ना तो इसे पहले देख पाना संभव था और ना ही आगे से देख पाना संभव होगा। सूरज की इस परत को कनेक्शन परत कहते हैं। यहाँ सूरज में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती रहती है। यहाँ की सिर्फ आवाज ही सुनाई देती है, लेकिन इस आवाज को सुन पाना मानव के कानों के बस का नहीं है। लेकिन नासा की SOD लैब इस काम को करती है। सूरज से आने वाली आवाज को सुनने के लिए SOD के वैज्ञानिक 40 दिनों की रिकॉर्डिंग को सिर्फ 1 सेकंड में सुनने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें इसकी आवाज सुनाई देती है। इसकी आवाज से ही वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर कितनी उथल पुथल मची हुई है। ये बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे किसी बंदूक से चली हुई गोली की आवाज। ये आवाज हमें तब सुनाई देती है जब बंदूक से निकली गोली तेजी के साथ हवा में आगे बढ़ती है, तो गोली के आसपास की हवा में उथल पुथल मच जाती है और इस वजह से कण कंपन करने लगते हैं। ये कंपन करते हुए कण जब हमारे कान के पर्दे को कंपित करते हैं, तब हमें गोली के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज हवा में हुई उथल पुथल की होती है, जो कि हमें ये बताती है कि क्या हुआ है और कितनी ज्यादा उथल पुथल हुई है। ऐसा सूरज के हर हिस्से में होता रहता है। वैज्ञानिक इस आवाज को सुनकर इसके कनेक्शन जोन का पता लगाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस हिस्से में सूरज काफी ज्यादा गर्म होता है और यहाँ तक पहुँचने के बाद फोटोन को बाहर निकलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रेडिएशन जोन के आखिरी हिस्से तक पहुँचने के बाद एक बार फिर से फोटोन एटम से टकराता है और एटम के द्वारा इसे फिर से पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब की बार एटम के साथ साथ फोटोन भी अपनी कुछ ऊर्जा गंवाकर सूरज की कन्वेंशन जोन तक बहाव के साथ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जब फोटोन और एटम के बीच में टक्कर होती है तो ये एटम तेजी से गर्म हो जाता है और सूरज की सतह की ओर बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल किसी केतली में पानी को गर्म करने जैसा ही है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तब पानी के अणु नीचे से गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और फिर ऊपर सतह पर पहुंचने के बाद ठंडे हो जाते हैं और फिर से नीचे गिरने लगते हैं। तो ये प्रोसेस हर बार दोहराया जाता है और इसी प्रोसेस का फायदा उठाकर फोटोन सूरज के कन्वेंशन बेल्ट तक पहुंच जाता है। अब तक का सफर फोटोन का काफी मुश्किलों भरा था, लेकिन यहाँ से निकलना फोटोन के लिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ से फोटोन बिना किसी रुकावट के सीधे ही बाहर जा सकता है। लेकिन अभी फोटोन को आगे एक और मुसीबत का सामना करना होगा। यहाँ पर लगातार ऊपर उठता प्लाज्मा और फिर वापस नीचे की ओर गिरते प्लाज्मा के कारण ही सूरज के इस कन्वेंशन जोन में ध्वनि पैदा होती है। रेडिएशन जोन के पास उपस्थित कन्वेंशन बेल्ट की सतह का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस कन्वेंशन जोन की आखिरी परत का तापमान सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इस असमान तापमान के कारण ही यहाँ पर उथल पुथल होती है और इसी कारण यहाँ से लगातार धमाकों की आवाजें आती रहती है। जब ध्वनि तरंगे प्लाज्मा से टकराती है तब सूरज की सतह पर लहरें पैदा होती हैं। सूरज की कन्वेंशन बेल्ट से बाहर आने में फोटोन को 1 सप्ताह का समय लगता है। यहाँ तक पहुंचा फोटोन अपनी अधिकतर ऊर्जा को गंवाकर खतरनाक गामा रे से शक्तिशाली एक्सरे में बदल गया है। अब वह सूरज की सतह से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अभी इस फोटोन को एक और मुसीबत से निपटना है। यहाँ से फोटोन निकलकर कन्वेंशन बेल्ट के ऊपर की परत यानी कि सूरज की बाहरी परत की ओर बढ़ता है। इस परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर इस सतह पर भयंकर तूफान और विस्फोट होते रहते हैं, जो कि फोटोन को सूरज की सतह से बाहर जाने से रोकते हैं। इस उथल पुथल और भयानक तूफान में फोटोन की अवस्था बदल जाती है और यहाँ तक पहुंचा फोटोन शक्तिशाली एक्सरे से सामान्य दिखाई देने वाली प्रकाश की किरणों में बदल जाता है और फिर निकल पड़ता है अपने अंतिम सफर पर। सूरज की फोटोस्फीयर बेल्ट तक पहुंचे इस फोटोन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण पैदा हुआ फोटोन
रेडिएशन जोन में पहुंचता है और यहाँ लगातार एक एटम से दूसरे एटम तक उछल कूद करता हुआ और टकराता हुआ फोटोन अपनी सारी ऊर्जा को गवाकर सूरज की कन्वेंशन बेल्ट में खतरनाक गामा फोटोन से शक्तिशाली एक्सरे फोटोन में बदलकर पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचा फोटोन फोटोस्फीयर बेल्ट के तूफान में एक्सरे से बदलकर हमें नजर आने वाली प्रकाश की किरण में बदल जाता है। लेकिन फोटोन की मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि सूरज के अपनी ही दूरी पर घूमने के कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड काफी शक्तिशाली होती है और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि फोटोन को अपने अंदर जकड़ लेती है। ये जबरदस्त ताकत वाली मैग्नेटिक फील्ड सूरज की कन्वेंशन बेल्ट के मटेरियल को सतह से ऊपर की ओर उछाल देती है और उसे हवा में ही रोक लेती है, जिससे वो मटेरियल सूरज की सतह तक नहीं पहुंच पाता है और उसका तापमान कम हो जाता है, जिससे यहाँ इस हिस्से में सूरज पर डार्क स्पॉट बन जाते हैं, जिन्हें सन स्पॉट कहते हैं। ये सन स्पॉट काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को सिर्फ 2 ही सन स्पॉट मिले हैं। ये सन स्पॉट काफी बड़े हो सकते हैं। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि इनका आकार पृथ्वी के आकार का 10 गुना तक हो सकता है। सूरज पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फंसा हुआ प्रकाश का फोटोन निकलने की कोशिश करता है। सूरज के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के चारों ओर बनने वाली फील्ड से अलग होती है, क्योंकि सूरज एक गैस का गोला है, जिसके कारण इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कम स्पीड में मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, जबकि इसके सेंटर में ये काफी तेजी के साथ घूमते हुए ऐंठन को जन्म देती है, जिससे खतरनाक मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और ये आपस में ही उलझ जाती है। ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, तो इससे भयंकर विस्फोट होता है और इससे काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आप किसी रबर बैंड को आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाते हुए ऐंठ रहे हो, और जब ये ऐंठन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब ये टूटने लगती है, और इसके टूटने से कितना बड़ा झटका लगता है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही सूरज पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है। जब 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिल जाती हैं, तब हजारों परमाणु बमों के एक साथ फटने जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी विस्फोट का फायदा उठाकर हमारा फोटोन सूरज की सतह से आजाद होकर सूरज से दूर अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस जबरदस्त विस्फोट को हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसकी वजह से बहुत तेज रोशनी होती है और यहाँ से निकलकर फोटोन प्रकाश की गति से अपना सफर शुरू करता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा समय 10 लाख साल लग जाते हैं, जबकि कोर से जिस स्पीड में ये फोटोन चला था, उस हिसाब से इस फोटोन को सिर्फ 2 सेकंड में ही सूरज से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम कह सकते हैं कि सूरज की इस अद्भुत और अनोखी रचना से भरी प्रक्रिया प्रकृति की कारीगरी का एक नायाब नमूना है, जो अरबों सालों से लगातार चल रहा है और आने वाले अरबों सालों तक चलने वाला है। फोटोस्फीयर बेल्ट की चमक हमें प्रकाश में बदले फोटोन के कारण ही नजर आती है, लेकिन ये चमक सूरज के अंदर होने वाली भयंकर उथल पुथल को छुपाकर रखती है। इसलिए सूरज की फोटोस्फीयर बेल्ट को देखकर इसके शांत होने का अंदाजा मत लगा बैठना। फोटोन अब प्रकाश ऊर्जा में बदलकर अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ता है, और इसे प्रकाश के फोटोन को हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। ये प्रकाश का फोटोन हमारी पृथ्वी तक पहुंचने के बाद जीवन को जन्म देता है। इसी फोटोन को प्राप्त करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हमारी आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। यही फोटोन हमारी धरती के मौसम को नियंत्रित करते हैं, तो समुद्रों को गति भी देते हैं। ये हमें हमारी जरूरत की हर वो चीज उपलब्ध करवाते हैं जिससे हमारा जीवन सुगम बन सके। बिना सूरज की रोशनी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सूरज की उपस्थिति से हमें ईंधन मिलता है और हमारी आजीविका चलती है। लेकिन हर एक तारे का एक भविष्य होता है, और ठीक ऐसे ही हमारे तारे का, हमारे स्टार का भी भविष्य है, खत्म हो जाना। जी हाँ, ये बात सही है कि हर एक स्टार को एक समय के बाद खत्म होना ही होता है, और ऐसा ही हमारे सूरज के साथ भी होने वाला है। हमारे सूरज की वर्तमान आयु लगभग 460 करोड़ साल है, और ये अभी लगभग 1000 करोड़ साल तक और जिंदा रहने वाला है।
इसके अंत की प्रक्रिया आज से 500 करोड़ साल बाद शुरू हो जाएगी। तब ये रेड जॉइंट से सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। इसके कारण सूरज पर चलने वाली परमाणु भट्टी खत्म होने लगेगी और इससे सूरज का आकार कम होने लगेगा। ये अपनी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता के अनुरूप अपना आकार बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सूरज की अंदरूनी सतह में ईंधन की कमी के कारण ये और ज्यादा सिकुड़ने लगेगा, जिससे इसकी बाहरी परतें ठंडी होने लगेगी और ये टूटने लगेगा। इसके टूटने की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि मंगल ग्रह तक इसके टुकड़े पहुंच जाएंगे। इन टुकड़ों के कारण हमारी पृथ्वी के भी टुकड़े हो जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा और इससे पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ खत्म होता सूरज एक दिन ब्लैक होल में बदल जाएगा और इसकी खतरनाक ग्रेविटी के कारण ये सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर समा लेगा और सब कुछ खत्म कर देगा। हमारी सूरज की ये यात्रा अब खत्म हो चुकी है। हमने इसकी कोर से लेकर के इसकी सतह तक होने वाली जटिल और जबरदस्त ताकत वाली प्रक्रियाओं को देखा, जो जीवन निर्माण के लिए आवश्यक थी। अब हम इसके वातावरण पर एक सरसरी सी निगाह डाल लेते हैं। सूरज के कुल मास का लगभग 73.46% हिस्सा सिर्फ एक ही गैस हाइड्रोजन का है। इसके अलावा सूरज पर हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%, आयरन 0.16%, नियॉन 0.12%, नाइट्रोजन 0.09%, सिलिकॉन 0.07%, मैग्नीशियम 0.05%, सल्फर 0.04% पाए जाते हैं। तो वहीं सूरज का पौराणिक महत्व विश्व के सभी धर्मों में देखने को मिलता है। विश्व के कई धर्मों और पौराणिक कथाओं में सौर देवता एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्राचीन मिस्रवासी, दक्षिणी अमेरिका के इंका और अब मेक्सिको के एस्टेक जैसी सभ्यताओं के लिए सूर्य की पूजा सबसे प्रमुख पूजाओं में से एक थी। हिंदू धर्म जैसे धर्मों में सूर्य को अभी भी एक देवता माना जाता है। कई प्राचीन स्मारकों का निर्माण सौर घटनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। उदाहरण के लिए पत्थर के स्टोनहेंज गर्मियों या सर्दियों के संक्रांति को सटीक रूप से चिन्हित करते हैं। यानी कि कुछ सबसे प्रमुख स्टोनहेंज नाभता प्लाया मिस्र में स्थित है, मनाजदरा माल्टा और स्टोनहेंज इंग्लैंड में, न्यू ग्रेंज और आयरलैंड में एक प्रागैतिहासिक मानव निर्मित पर्वत को शीतकालीन संक्रांति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं मैक्सिको में चिचेन इट्जा में एक कैस्टेलो के पिरामिड को वर्णाल और शरद ऋतु व विषुवत रेखा में पिरामिड पर चढ़ने वाले सांपों के आकार में छाया डालने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राचीन सुमेरियों का मानना था कि सूर्य उतु है, जो न्याय का देवता और स्वर्ग की रानी इनाना का जुड़वा भाई है। इसके अलावा उतु को एक सहायक देवता के रूप में भी माना जाता था, जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करते थे। आइकनोग्राफी में उन्हें आमतौर पर एक लंबी दाढ़ी और एक आरी के साथ दिखाया जाता है, जो न्याय देने वाले देवता की भूमिका को निभाता है। प्राचीन मिस्र के कम से कम चौथे राजवंश से सूर्य की पूजा भगवान रा के रूप में की जाती थी, जिसे सौर डिस्क से घिरे बाज के सिर वाले देवता के रूप में चित्रित किया गया था और ये एक सर्प से घिरा हुआ था। नए साम्राज्य काल में सूर्य की पहचान गोबर बीटल से हुई, जिसके गोबर की गोलाकार गेंद को सूर्य के साथ पहचाना गया। सन डिस्क 18 के रूप में अमरना काल के दौरान सूर्य का एक संक्षिप्त पुनरुत्थान हुआ था, जब ये फिर से प्रमुख बन गया। मिस्र वासियों ने भगवान रा को एक सौर बाग में आकाश में ले जाए जाने के रूप में चित्रित किया। यूनानियों के लिए वह हेलियोस था, जिसे गुस्से वाले घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ द्वारा ले जाया गया था। वहीं रोमन साम्राज्य में एला गाबेलस के शासनकाल में सूर्य का जन्मदिन शीतकालीन संक्रांति के तुरंत बाद सोल इन्विक्टस के रूप में मनाया जाने लगा था और इस दिन का सार्वजनिक अवकाश रहता था। स्थिर तारों के संबंध में सूर्य पृथ्वी से वर्ष में एक बार राशि चक्र के माध्यम से क्रांति वृत्त के साथ घूमता दिखाई देता है और इसलिए ग्रीक खगोलविदों ने इसे 7 ग्रहों में से एक के रूप में बांटा था। 7 ग्रहों के बाद के सप्ताहों के दिनों का नामकरण भी रोमन युग से होता है। इस तरह से सूरज हमारी आस्थाओं में एक पालक और देवताओं की भूमिका निभाता भी नजर आता है। बिना सूरज के हमारा जीवन व्यर्थ है। इस कारण से हम इसे धरती का पालक भी कह सकते हैं।
अभी हमारे सूरज की आयु काफी लंबी है, तब तक लीजिए खुशी खुशी इसकी सुंदरता और गर्मी का आनंद।